एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड में विकास को लेकर कही ये बात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को घोषणा पत्र भी जारी किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया है। कहा कि राज्य में सरकार जिस तरह काम कर रही है उसे देखकर उन्हें बुरा लग रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ था। भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी की ये भूमि है। इस भूमि का मैं नमन करती हूँ। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबकी बातों को सुन रहे हैं और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति जो है, उसको देखकर हमेशा खुश होते थे। लेकिन आज यहाँ आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं और जो विकास है, चाहे कितना भी कोई सरकार करे, वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। गोवा में सीएम केजरीवाल का अनोखा प्रयोग। प्रत्याशियों को दिलाई शपथ, ना भ्रष्टाचार करेंगे ना पार्टी छोड़ेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में आप के प्रत्याशियों को शपथ दिलवाई। उन्होंने प्रत्याशियों से एक हल्फनामा भरवाया है। इसमें कहा गया है कि वे ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही पार्टी छोड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आपके सारे प्रत्याशी ने हल्फनामे पर हस्ताक्षर किया है। इसमें वे कसम खा रहे हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, न रिश्वत लेंगे और न ही भ्रष्टाचार करेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर भी कहीं नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है।
हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस एफिडेविट की ज़रूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज़ हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। तो मैं अब अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित जी ये एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो सबको ये आप सबके सामने शपथ दिलवाएंगे। ये जो भी एफिडेविट में लिखा है वो सब लोग शपथ लेंगे, और उसके बाद इसकी फोटोकॉपीज जो हैं रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज में बांटी जाएंगी। ओवर टू अमित। बोल दो सब लोग। आप आपले एफिडेविट घेऊन रिपीट करा। हांव तुमचें नाव सांगात। अमित अशोक पालेकर, वर्सा 45 वर्सां, रावपी सांताक्रूज, सोपूतपत्र बरोवपाचें कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेंचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो। हे म्हजें वचन आसा आनी हांवें दिल्लें उतर पाळूंक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात। हे सोपूतपत्र हांव पुरायपणान स्वताचे खोशेन, अक्कल हुशारीन आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना बरयता। पीएम मोदी ने डिजिटल सभा को संबोधित करते हुए 2022 के बजट को सीमावर्ती गांव के विकास के बारे में अच्छा बताया। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारे सेना के जवान जो सीमा पर तैनात है, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो सीमा पर तैनात है, उनको वो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं। और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है। अभावों के बीच, संकटों के बीच, मुसीबतों के बीच सीमा पर रहने वाले छोटे गांव के लोग दिन रात देश की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। अब समय आ गया है कि हमें हमारी राष्ट्र रक्षा की जो नीतियां हैं उसमें सीमावर्ती गांवों के नागरिकों की शक्ति को पहचानना होगा, उनके अहम रोल को जानना होगा। और इसलिए हमने ध्यान आकर्षित किया है कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। इस वजह से हम वर्षों से
सीमावर्ती गांवों से पलायन होते भी देख रहे हैं। किसी भी देश की रक्षा के लिए ये पहलू ठीक नहीं है। इस बात को समझते हुए सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क का इंतजाम हो। इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिले। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। और मैंने तो गुजरात में कच्छ में रणोत्सव करके देखा है कि अगर उन आखिरी गांवों को हम वाइब्रेंट बना दें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच होने के कारण एनसीसी का भी एक नया विचार हुआ है। एनसीसी के लिए खर्च होता है, बड़े शहरों में एनसीसी होती भी है। अब हमने तय किया है कि सीमावर्ती गांव, वो जो ब्लॉक होगा और वहां जो स्कूल होगी नजदीक में, हम एनसीसी का वहां केंद्र शुरू करेंगे, एनसीसी की गतिविधि चलाएंगे, ताकि ये सीमा पर रहने वाले बच्चे एनसीसी से ट्रेन होकर के भविष्य में आसानी से सुरक्षा बलों में जाकर के राष्ट्र रक्षा का नेतृत्व कर सकते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के हमारे बच्चों की ताकत बहुत बड़ी होती है। मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक उमेश मलिक के काफिले पर फेंका पत्थर, गाड़ी के शीशे टूटे। मुजफ्फरनगर में बुड़ाना के भाजपा विधायक और प्रत्याशी उमेश मलिक के काफिले पर बिटावदा गांव में किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। एक गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। भाजपा प्रत्याशी को प्रचार के लिए पहले इटावा गांव जाना था, लेकिन विधायक वहां नहीं पहुंचे। बिटावदा में पुलिस फ्लैग मार्च चल रहा था। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रचार करने पहुंच गए। कुछ युवकों ने विरोध शुरू कर दिया। हाईवे से भाजपा विधायक का काफिला वापस लौटने लगा तो किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। काफिले की एक गाड़ी पर पत्थर लगा, जिससे उसका शीशा टूट गया। आप सांसद संजय सिंह ने अमित शाह और भाजपा पर जाटों को अपमानित करने का लगाया आरोप। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया, जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? तो मोटा भाई का एक बयान आया। मोटा भाई ने कहा, जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। तो मैंने कहा, भैया 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, ये तो पहले बता दो। क्या नाम था तुम्हारी पार्टी का? क्यों झूठ बोल रहे हो इतना? कहने लगे, साहब मुगलों से जाटों ने भी लड़ाई लड़ी, मैं भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैंने कहा, भैया अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान का अगर कोई हुआ तो बहादुर शाह जफर हुए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, जिनके दोनों बेटों के सर अंग्रेजों ने कटवा दिए, जिनके साथ शहीद मंगल पांडे थे, जिनके साथ झांसी की रानी थी। 1857 का गदर क्रांतिकारियों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप बहादुर शाह जफर से लड़ रहे हो? किससे लड़ रहे हो? कहां है मुगल? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो मुगल नहीं है। अगर अमित शाह जी तुम मुगल उनको मानते हो, उनसे लड़ाई लड़ रहे हो, तो उनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़िए। मैं एक ही चीज सिर्फ जानता हूं, एक बात जानता हूं सिर्फ,
कि जिनसे तुम्हारा 650 साल पुराना रिश्ता है, उनको दिल्ली के बॉर्डर पे दौड़ा दौड़ा के तुम्हारी पुलिस ने मारा है, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े हैं, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अब ये नकली बातें करना बंद करो। उन्हीं जाटों के पीठ पे लठ बजाते हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, उनको लाठियों से पिटवाते हो, दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार के बेड़े बिछवाते हो। और 26 जनवरी को जिस जाट कौम की आप बात कर रहे हैं, सेना के शहादत की इतिहास उठाकर देखोगे तो नंबर 1 पर इस देश के लिए मरने वाले जाट समुदाय के लोग नजर आएंगे, यहां से लेकर पंजाब तक। और तुमने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया। तुमने कहा कि 26 जनवरी में उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। ये जाट समुदाय के लोग, अमित शाह जी, मैं ये कहना चाहता हूं, तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगा के तुमने उनको अपमानित किया है, उनकी देशभक्ति को अपमानित किया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। सिख समाज के हमारे वहां भी जट सिख थे जो आंदोलन में आए थे आंदोलन में भारी संख्या में वो लोग, उनको खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी। हमारे अपने भाइयों को तुम अपमानित करते हो, वो खालिस्तानी है। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को तुम खालिस्तानी कहते हो। वो हजारों लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी, जलियांवाला बाग कांड में जिनकी प्राणों की आहुति हुई, उस समुदाय को अगर तुम देशभक्त नहीं मानते तो मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आती है। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में सब मिलकर अमित शाह जी तुमको सबक सिखाने का काम और चुनाव में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सिखों से हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है भारी व अंदरूनी ताकतें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कड़कड़ाती सर्दी के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने राजनीति का अर्थ, महत्व और भाव बदल दिया है। राजनीति में जो विश्वास का संकट खड़ा हो गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बहाल किया बल्कि समाज में विश्वास को भी जगाया है। उन्होंने कहा कि सपा की नैया डूब रही है, डूबते को तिनके का सहारा लाल पोटली बन गई है, डूबने से लाल पोटली भी नहीं बच पाएगी। बाहरी व अंदरूनी ताकतें सिखों से हमारा रिश्ता तोड़ने में लगी हैं। भाजपा की ओर से आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के किसी भी विधायक पर जिस दिन भ्रष्टाचार का एक छींटा भी पड़ जाएगा तो उस दिन पार्टी विधायक को बाहर कर देगी। कहा कि कांग्रेस की सरकार पर जब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते थे, कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल की हवा खानी पड़ी। मोदी योगी सरकार के मंत्रियों के लिए कोई मायका लाल भ्रष्टाचार की बात नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य किए हैं। संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया की दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है।
यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर यदि सोने का छत्र लगवाया, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया था। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी, अपने अंदर की भी ताकतें इस हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे हम लोगों को बचने की कोशिश है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। आप हर राजनीतिक पार्टी और हर नेता की विश्वसनीयता को परखिए कि जो वह कहता है वह करता है कि नहीं करता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी भाजपा को बजट के मुद्दे को लेकर कही बड़ी बात। अखिलेश बोले, भाजपा जनता के साथ बजट के नाम पर शब्दों का खेल खेल रही है। इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? केरल में डरा रही कोरोना की रफ्तार, एक ही दिन में 52,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में लगातार सुधार नजर आ रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम नए मामले सामने हैं और सक्रिय मामलों में भी 1 लाख से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन केरल में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। बीते कुछ दिनों से केरल में लगातार 50,000 केस सामने आ रहे हैं। केरल में बुधवार को कोरोना के 52,199 नए मामले सामने आए, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सी श्रेणी के क्षेत्रों में थिएटर खोलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। भाजपा गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित करते हुए बोले, अखिलेश के शासन में हर जिले में एक बाहुबली और माफिया होता था, लेकिन अब कोई माफिया नहीं, अब सिर्फ बजरंग बली हैं। अभी अभी मैं यहां आ रहा था तो एक पत्रकार ने फोन किया कि अमित भाई जमकर प्रचार करोगे? मैं तो जो भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं भैया, मैं तो जमकर ही करूंगा, मगर तुम काहे को कह रहे हो जमकर करो? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। मैं कहूं यार ये क्या है वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट? लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना है, और बाहुबलियों को और माफियाओं को
ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया, यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया है। मित्रों, आप ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का शासन चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो? जोर से बोलो, रेड लाइट ग्रीन लाइट चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कमल के निशान पर आपको वोट देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। बारिश के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा जाम। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्थानों के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं बारिश के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह जाम देखने को भी मिला। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।